बच्चों, कल हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा के बारे में कुछ प्रारंभिक बातें पढ़ी थी कि प्रत्यावर्ती धारा कैसे होती है, कैसे उसकी आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है और श्रृंग वैल्यू क्या होती है, यानी कि जो अधिकतम वैल्यू क्या होती है। हम लोगों ने ये पाया था एक फार्मूला, ठीक है। और कल ये भी समझाया था अपन ने कि जो बल्ब इत्यादि हैं जिनको हम कहते हैं कि 220 वोल्ट पे चलने वाला बल्ब है या कोई और वोल्टेज पे चलने का बल्ब है, उसका मतलब होता है कि वो VRMS यानी कि उसकी वोल्टेज वो RMS वैल्यू है। अर्थात अगर हम कहते हैं कि 220 वोल्टेज करंट हमारे घर में आ रहा है, 220 वोल्टेज का, इसका मतलब ये हुआ कि 220 वोल्टेज जो है वो RMS वैल्यू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की कि अगर मान लीजिए घर पे हम कहते हैं कि 220 वोल्ट आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि ये VRMS है। इसलिए जो अधिकतम वोल्टेज आ रही है वो है 1.414 इंटू 220, इसका मतलब 311। आपके घर में इसका मतलब 311 वोल्ट अधिकतम वोल्टेज आ रही है, जिसकी कि RMS वैल्यू, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी पूरे AC के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस कंसेप्ट से हमको पता चल जाता है कि जो हम जनरल बात कर रहे हैं AC में और DC में, वो अंतर यही है कि हम RMS की बात कर रहे हैं और RMS को जनरली हम प्रभावी भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रभावी करंट भी। यानी कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं E इफेक्टिव। अब यहाँ पर AC के लिए, अब यहाँ से AC का चैप्टर एक्चुअल में शुरू होता है। AC के लिए फेजर डायग्राम, हमने कल ये देखा था कि E का ग्राफ होता है और हमने ये भी पाया था कि जो I का ग्राफ होता है वो उससे छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर हमने माना यहाँ पर कि E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t है, तो क्या होगा? I क्या होता है? हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR, तो I क्या होता है? V अपॉन R। तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे I, तो क्या होगा? इसका अपॉन R, यानी E0 अपॉन R। और किसी भी चीज़ में अगर हम किसी पूर्णांक का भाग दे रहे हैं तो ये इससे कम होगा, इसलिए इसको अगर हम लिखते हैं I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t, तो ये जो I0 है अधिकतम वैल्यू, ये E0 की अधिकतम वैल्यू से छोटी होगी। इसलिए हम जब यहाँ पर ये हमारा I का, ये हमने बेसिक डायग्राम, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t होता है इक्वेशन,
और आई जी इक्वल टू होता है आई जीरो साइन ओमेगा टी। ये अपन ने जो दोलन और तरंग वाला जो चैप्टर पढ़ा था उन दोनों के गुण हम यहाँ पर लगातार यूज़ करते रहेंगे। अब हमने कहा था उस समय, आपको याद होगा कि हम फेजर डायग्राम कैसे बनाते थे। इसको प्रोजेक्ट कर लेते थे यहाँ पर, याद है? और इसके ऊपर एक इतना का सर्किल बना लेते थे। जस्ट केवल आपको याद दिला रहा हूं मैं केवल। और इसके अंदर जो हम एक सदिश त्रिज्या को घुमाते थे, याद है आपको? एक यहाँ त्रिज्या होती थी, आपको घुमाते जाते थे कि टी टाइम बाद इतना हुआ, टी प्लस इतने बाद हुआ, इतना हुआ। इसका अंदर ये पूरे इसके ऊपर घूमते रहता था और इसके ऊपर जो बिंदु चल रहा है उसका मान आता जाता था। अर्थात दोबारा याद कर लीजिए कि अगर हम, ये अधिकतम वैल्यू है इसकी, तो ये क्या होगा? इसकी अधिकतम वैल्यू है, इससे ई जीरो होगा ये। अगर हम इसके किसी भी बिंदु पर ले लें, यहाँ पर मान लीजिए ये बिंदु हमने सेलेक्ट किया, कोई से भी टी टाइम पर, कोई से भी तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते थे? फेजर डायग्राम पे दोबारा इसका प्रोजेक्शन डालते थे। तो हमने इसका प्रोजेक्शन डाला, याद करो। तो हमारा जो फेजर था वो इस जगह आता था, जबकि ये वैल्यू क्या हुई? कोई बच्चा बताओ ये क्या है? इसका मान कितना होगा? चित्र को देख के बताना है, कुछ नहीं करना। इसकी वैल्यू क्या है? नो बेटा, ये जब इसका इस पूरे सर्किल का रेडियस है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होगी या नहीं होगी? अगर किसी रेडियस के अंदर, अरे अगर ये रेडियस यहाँ है तो ये रेडियस यहीं रहेगा या नहीं रहेगा? बराबर रहेगा नहीं हर जगह। इसका मतलब ये, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये भी ई जीरो होगी। ओके। और अगर मान लीजिए ये ओमेगा टी है तो ये कितना हुआ? हाँ बताओ कितना हुआ इसका? इस ऊंचाई कितनी आई है? ई जीरो साइन ओमेगा टी। ठीक है। और ई जीरो साइन ओमेगा टी क्या माना है हमने? किसी भी क्षण पर ईएमएफ की वैल्यू, अपन ने कोई सा भी क्षण लिया यहाँ पे टी, ये हुआ ई के बराबर। यानी कि हमने क्या कहा इसके अंदर, इस फेजर डायग्राम में आपका ये जो चलने वाला त्रिज्या है ये पूरी की पूरी गति को बताती है। फर्स्ट चैप्टर पर ने पढ़ा था जो। और हमने कहा इसका जो प्रोजेक्शन है यहाँ पर वो अधिकतम वैल्यू दिखाएगा। इस प्रकार हमने कोई से भी टाइम पे चुन लिया, इस छोटे टाइम पे यानी टी टाइम पे चुन लिया। टी टाइम पे हमने एक वर्टिकल लाइन खींची, इसका यहाँ पे प्रोजेक्शन किया, यहाँ पर इस जगह सर्किल पे जा काटा। सर्किल पे जो काटेगा उस सब जगह रेडियस बराबर होंगे,
तो ये E0 होगा। और E0 का प्रोजेक्शन अगर हम वर्टिकल पे करें, याद है वहाँ पे जब वर्टिकल पे करते थे, याद है, तो ये वर्टिकल पे हमने करा तो क्या वैल्यू आई, E0 साइन ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि ये 90 माइनस ओमेगा टी है। और E0 साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू ई, अर्थात इस कर्व से किसी भी बिंदु पर, किसी भी टाइम कॉल पर, यानी किसी भी टी की वैल्यू पर अगर हम इसके ऊपर प्रोजेक्शन डालते हैं वर्टिकल एक्सिस पे, तो वो क्या दिखाता है, उस इंस्टेंट पे तात्क्षणिक ईएमएफ। क्या हुआ इसका मतलब, क्या लिख सकते हैं अपन इसको, ये समझ में आ गया ईएमएफ के लिए। अब इसको अपन करंट के लिए देखते हैं, इससे कि अपने को बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब यही इसी टी टाइम पे देख लें, इसी टी टाइम पे देखते हैं, ये टी टाइम कहाँ यहाँ काट रहा है, इससे अपन ने प्रोजेक्शन डाला, प्रोजेक्शन डाला। अब किस पे डालना चाहिए था, इसका एक छोटा सर्किल हमारे पास होना चाहिए था, जो भी अधिकतम इसका आयाम होता है, इसका हम एक सर्किल बनाते हैं, बनाया था ना ये सर्किल, तो हम छोटे वाले का सर्किल बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमने इस प्रोजेक्शन को यानी इस पॉइंट पर टी टाइम पे निकालना चाह रहे हैं, टी टाइम पे इसको काटा, यहाँ पर करंट के कर्व को काटा, इससे हमने इसके ऊपर यहाँ पर डाला, इस वाले सर्किल पे आ गए, इस सर्किल पे आ गए, इस सर्किल से अपन ने कहाँ मिलाया, ये क्यों एक ही जगह आ रहे हैं, एक ही लाइन पे क्यों आए, ये दोनों एक ही लाइन में क्यों आए, एक चीज में तो डायग्राम है, टेक्निकल कारण बताओ। नहीं, इस चित्र को, दोनों चित्र को देख के बताओ क्या कैसे क्या क्या दिख रहा है इसके अंदर। इसका मतलब है कि इस चित्र में ये दिख रहा है हमको कि इसका उच्चतम वैल्यू और इसकी उच्चतम वैल्यू एक ही समय पर आ रही है, क्योंकि अगर हम मान लो t इजिकल टू 0 पे लेते, अभी मैं वो भी करके दिखाऊंगा, पहले इसको देख लो, ये इधर आ गया, अब इसका प्रोजेक्शन इस पे डाला हमने, ये तो है I0, ये I0 जो ऊपर है, रेडियस का वही रहेगा, चाहे कहीं भी घुमा लो I0 रहेगा, और इसका प्रोजेक्शन यहाँ डालेंगे तो क्या आएगा, I0 साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई। अब बच्चों मुझे ये बताओ, t इज इक्वल टू 0 पर फेजर डायग्राम कैसा बनेगा। अभी t इज इक्वल टू टी पे तो बना लिया अपन ने, अपन आप कह रहे हैं t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे डायग्राम निकालना है, बनेगा नहीं, मतलब फेजर डायग्राम तो बनेगा, बनेगा। t
टी इक्वल टू 0 पे बनता है, टी इक्वल टू 90 पे बनेगा, 30 पे, 40 पे, 43, 45, 96, किसी पे बन सकता है। क्या तरीका निकाला था अपन ने जब टी में क्या किया था? जब टी में किया था, पहले एक उन दोनों कर्व को काटती हुई लाइन बनाई थी, उसका हमने इस वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन किया था, और जहाँ ये सर्किल पे काट रहे थे उसको जोड़ दिया तो वो फेज़र बन गया था। अब इसमें 0 पे करके दिखाओ, सेम सिद्धांत लगाना है, कुछ भी नया नहीं करना, लेकिन सब क्लियर हो जाएगा कि क्या कर रहे हैं हम। अच्छा, इस चैप्टर के लिए ना 1-2 रंग की पेंसिल लाया करो या पेन लाया करो कम से कम। किताब में और अपने में ये तो फ़र्क होना चाहिए ना, किताब में तो एक ही काले से होता है, समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या कर डाला। यहाँ तो अपने को पता चल रहा है ना क्या हो रहा है। अब टी इक्वल टू 0 पे पता लगाना है। अब मान लीजिए ये है टी इक्वल टू 0, ये है पॉइंट, टी इक्वल टू 0 पॉइंट ये है। ये इस कर्व को कहाँ काट रहा है? यहीं पे काट रहा है, इन दोनों कर्व्स को। इसको हमने यहाँ पर लेकर आए, इस वाले कर्व को तो यहाँ काटा और इस वाले कर्व को यहाँ काटा, इसका प्रोजेक्शन यहीं आएगा इसी पॉइंट पे। तो क्या होगा आपका फेज़र? ये तो होगा आई के लिए और ये पूरा होगा ई के लिए। समझ में आया? टी इक्वल टू 90 के लिए बताओ। अब बनाओ बनाओ, अपना समझना, बिल्कुल तुम अपना भी क्लियरली बोलने लग जाओगे। अब टी इक्वल टू 90 के लिए क्या करना होता है? यहाँ पे टी इक्वल टू 90 है, इसको अपन ऊपर खींचा, एक यहाँ पहुँच गए, इसको अपने को इधर खींचना, इसके ऊपर प्रोजेक्शन लाना है, यहाँ प्रोजेक्शन लाए, इसके वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन यहीं आ रहा है। इसी प्रकार अगर हम करंट का देखें, 90 की डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लाए, यहाँ आ गया, तो क्या हो गया? ये तो हो गया आई का फेज़र और ये हो गया ई का। बात समझ में आई? अब बता दो ज़रा 3π/2 का। मैं इसमें इससे टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि ये क्लियर हो जाएगा तो फिर चैप्टर इजी रहेगा बहुत ही। बनाओ बनाओ जल्दी, कॉपी बनाओ अपने, तुम्हें फ़ायदा है बच्चे। अब 3π/2 है ये अपन यहाँ प्रोजेक्शन डाला, ये आ गया, इसका यहाँ प्रोजेक्शन डाला, यहाँ आ गया, तो ये हुआ फेज़र डायग्राम, ये हुआ ई का और ये हुआ ओ। ये बात समझ में आई या नहीं? अब इतना घचपच अगर किताब में बना हो, इससे कुछ समझ सकते हो कभी भी? इसलिए इसको बिना स्लाइड्स के दिखाना जरूरी। कल बात हो रही थी कि स्लाइड से पढ़ाया जाए या नहीं, तो ये कभी भी समझ में नहीं आएगा कि कैसे पहुंचे इस तक। अब इस चैप्टर की पढ़ाई के लिए हम इस फेज़र डायग्राम को कैसे सरल रूप में दिखाते हैं। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड बार बार बनाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, हर बार ई हर बार आई, हर बार ई हर बार आई होगा। अगर आप इस तरह बनाते रहेंगे तो ये असंभव है समझना। इसको सरल रूप में कैसे करते हैं? ये सीख लो बिल्कुल। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं कि अब ये देखो एट टी टाइम पे देख लो इसको, यहाँ पे टी टाइम पे निकालते हैं, टी के अलावा फिर बाद में किसी पे निकाल सकते हो, टी समय पर। टी समय पर, तो टी समय पर क्या था? ओमेगा टी एंगल बनाया आपने, सबसे पहले ओमेगा टी एंगल बनाइए, ओमेगा टी एंगल बनाइए। ध्यान रखिए इसमें इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने ये लिखा है, ये बनाया ना मैंने, ये यहाँ पे बनाया है। ये आप हमेशा एंगल बनाते हो, लेकिन यहाँ इसका बहुत महत्व है। क्या महत्व है पता चलेगा अभी थोड़ी देर में आपको। तो ये ओमेगा टी एंगल है, अगर इसको अपन
ओमेगा टी की जगह केवल एक्स पाई भी लिखते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं, जनरल बिल्कुल जनरल कर देते हैं, इससे आपके मन में कुछ भी रख देना उसकी वैल्यू फिर बाद में। ये बनाया अपन ने ई का, ठीक है, और आई का इसी के ऊपर आ रहा है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं, फिर यहाँ प्रोजेक्शन डाल दीजिए, बिल्कुल उसी का ऊपर वाले का ही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर, नया कुछ नहीं कर रहे। तो ये तो हुआ आपका I0 साइन ओमेगा टी, और ये हो गया इस चैप्टर में हम इस डायग्राम को यूज़ करेंगे फेजर को। जब ये डायग्राम बनाया इसका मतलब ये वाला डायग्राम बना था, समझ में आ गया ना अपनों? ओके, इसको सिंप्लीफाइड वे में, जिससे कि हम पूरा चैप्टर सरलता से सरल समझ सकें। अब एसी सर्किट में, जिसमें कि एसी का वो सर्किट जिसमें केवल प्रतिरोध लगा हो, इसका सिंपलेस्ट डायग्राम ये ई है, ई क्या होगा, E0 साइन ओमेगा टी, और ये है हमारा आर, और ये E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, करंट बहाएगा I। अपन इसके अंदर डायग्राम में क्यों नहीं लिखते इस I को? जब हम डीसी पढ़ रहे होते हैं तो डीसी में क्या है, डीसी में लिखते हैं ऐसे, इसमें क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि एक समय तो इस डायरेक्शन में बह रही है और आधी साइकिल में इधर उल्टे डायरेक्शन में बहेगी, इसलिए अपन केवल प्रारंभिक दिशा में मान के चल रहे हैं कि इस दिशा में बह रही है। कौन सी दिशा में? जबकि इस वाले हिस्से में बात कर रहे हैं, पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव है तो इस दिशा में बह रही है, ये मान रहे हैं। हो सकता है कि पहली बार ही नेगेटिव में बह रही होती, नेगेटिव में पहली बार में कब बह रही होती, जबकि ये वाला जो t इक्वल टू 0 पे ये कर्व यहाँ होता, कैसा होता है कर्व, ये कर्व होता, तो पहले ये नेगेटिव करंट दे रहा होता। ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, इससे कंसेप्ट क्लियर है आपको, ठीक है ना? हो सकता है 2-3 मिनट ज़्यादा एक्स्ट्रा लगे, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए। ऐसा होगा तो ये पहले नेगेटिव भेजेगी, फिर बाद में पॉजिटिव भेजेगी। अब अपने को ये देखना है, तो हम ये जानते हैं कि E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। हमको ये भी पता है कि E इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है, E इज इक्वल टू IR होता है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कौन बच्चा बताएगा, जल्दी से बता दो, छोटी सी चीज़ है बिल्कुल। तो I यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, यानी ई ज़ीरो अपॉन आर या कह सकते हैं इसको साइन ओमेगा टी, अर्थात आई ज़ीरो क्या वैल्यू हुई, आई ज़ीरो इज इक्वल टू ई ज़ीरो अपॉन आर। अगर कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो उसमें पीक वैल्यू जो होगी करंट की, यानी कि श्रिंग वैल्यू यानी अधिकतम वैल्यू जो होगी वो होगी ई ज़ीरो अपॉन आर। अब इसमें महत्वपूर्ण बात एक है कि दोनों के बीच में कोई कलांतर है, इन दोनों के बीच में कोई कलांतर है। कलांतर कैसे पता चलता? कलांतर क्या होता था, जबकि साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता और दूसरा होता साइन ओमेगा टी, तो अपन कहते हैं कलांतर क्या है, याद है? इससे मैंने आपसे कहा था वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार वो चैप्टर आता रहता है अपने पास। तो यहाँ चूंकि दोनों ही ओमेगा टी है, कलांतर नहीं है, तो ये डायग्राम जो आपका ये है, ये इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ई भी ओमेगा टी एंगल बना रहा है और आई भी ओमेगा टी एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये वाला जो डायग्राम है ये एसी के उस सर्किट को बता रहा है जिसमें कि केवल प्रतिरोध लगा हुआ है। आई बात समझो? कुछ किसी बच्चे के मन में कुछ भी शुभ हो तो बताओ। बेटी आप बताओ। हाँ, हमने कहा कि देखो ई के अंदर एंगल है ओमेगा टी और आई में क्या है, एंगल ओमेगा टी। अगर आप इसको फेजर डायग्राम बना लें सिंपल वाला, हमने कहा ये तो है ई के लिए, पहले हमेशा ई का बनाना चाहिए। इस पूरी एसी के सबसे बड़ा सिद्धांत है कि जो भी कुछ कर रहे हैं पहले ई के लिए बनाना चाहिए डायग्राम में। ये मन में बैठा लो, पहले ई, आई नहीं, ई बनाना चाहिए हमेशा। तो हमने ये बनाया ई, ठीक है। अब आई क्या कह रहे हैं, आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी, यानी कि इसी ओमेगा टी पे कहीं आई है और अपने को पता है कि आई ई से कम होता है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इनकी वैल्यू ये है। मतलब दोनों के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। अगर मान लीजिए अंतर होता तो कैसे डायग्राम होता, मान लीजिए ये तो है ई और आई होता फर्क, तो हम क्या कहते, ये तो मान लीजिए इसका ओमेगा टी है और ये होता ओमेगा टी वन, तो दोनों में फेज अंतर कितना होता, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी वन। अब चूंकि यहां पे दोनों ही ओमेगा टी है, इससे दोनों के बीच में फेज अंतर या कलांतर जीरो है, इसलिए हमारा ये वाला डायग्राम बनेगा, मतलब इस वाले डायग्राम को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है यहां पे, इसमें केवल एक ही चीज याद रखनी है, आई ज़ीरो इज इक्वल टू ओके। किसी के मन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो बता देना, क्योंकि अभी तो अलग अलग पढ़ रहे हैं। फिर अपन पढ़ेंगे एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस, एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, फिर उसके बाद पढ़ेंगे एक रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, तीनों साथ।
यही समझ में नहीं आएगा तो वो तीनों समझ में नहीं आएंगे, इसलिए इसमें अपने को एक दिन एक्स्ट्रा लग जाए कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करना चाह रहे हैं अपन, एसी सर्किट जिसमें केवल प्रेरक लगाओ। अब जैसे ही ये इस दिशा में करंट भेजेगा क्या होगा, जैसे ही इस कॉइल के अंदर ये करंट भेजेगा तो कॉइल क्या करेगा, क्या होगा इसके अंदर, स्वयं प्रेरकत्व बनेगा। ईएमएफ लगाते ही करंट की विपरीत दिशा में स्वयं प्रेरकत्व, ये तो आपने पढ़ा है ना, यानी करंट तो कोशिश करेगा आई से आई जीरो तक पहुंचने की, आई जीरो अधिकतम वैल्यू है, लेकिन ये रोकना चाहेगा उसको, भैया तू पहुंच नहीं सकता, क्योंकि मैंने क्या पैदा कर दिया, सीखा था ना अपन ने कि वो उल्टे डायरेक्शन में ईएमएफ पैदा करेगा और कहेगा तेरे को मैं आई तक नहीं पहुंचने दूंगा, आई जीरो तक, आई को आई जीरो तक नहीं पहुंचने दूंगा, लेकिन अब ये अड़ा रहेगा, कैसे नहीं पहुंचने देगा भाई, कैसे नहीं पहुंचने देगा, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, वो मना कर रहा है, ये जिसने भेजा करंट वो फटाक से रिवर्स ईएमएफ तैयार करके बैठ जाता है विपरीत दिशा में। ये कहता है नहीं, मैं तो करंट को कहाँ पहुँचाना चाहता हूँ, आई जीरो तक, यानी अधिकतम वैल्यू तक। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब हमको उसमें कुछ बल लगाना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा उसको कि भैया तू रोकता रहा है, लेकिन मैं इस तेरे से ज़्यादा बल लगा देता हूँ यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस सर्किट के अंदर अगर करंट को आई जीरो तक पहुँचाना है तो ईएमएफ स्रोत द्वारा बल लगाना पड़ेगा, वह अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है भाई, जब भी तो चलेगा, नहीं तो रोकता रहेगा, नहीं तो जाएगा कैसे। अब ये बताओ, अपन केवल पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ अब तक जो पढ़ा है अपन ने। अब अगर ये अतिरिक्त ऊर्जा दे रहा है, अब अतिरिक्त ऊर्जा यहाँ पहुँच गई, वो क्या करेगी, जो आई होगा उससे ज्यादा ही होगा ना कुछ, तो उस स्थिति में तो फिर एक कैपेसिटेंस साल तक ही बताएगा वो, तो हो सकता है कि वो उसमें वैल्यू पाकर स्थिर हो जाए। हाँ इससे तो करेगा ही, वो तो होगा ही अल्टीमेटली, जब नहीं तो होगा, नहीं होगा तो फिर कॉइल चलेंगी कैसे सारी के सारी, वो तो है। अभी तो हम सिद्धांत सीख रहे हैं ना बेटा। अपन ने कहा कि इसने कोशिश की ई भेजने की, जैसे ही इसने ई भेजने की कोशिश की, इसने रिवर्स में एक ईएमएफ पैदा किया जो कि उसको बढ़ने से रोक रहा है कि अब करंट तू नहीं बढ़ सकता। इसने कहा नहीं, मैं बढ़ा के रहूँगा, बढ़ा के रहूँगा तो मतलब मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई रेजिस्ट कर रहा है तो उसको आपको और ज़ोर से धक्का देना पड़ेगा। अब ये एनर्जी यहाँ पहुँच गई, ये क्या करेगी, भाई एनर्जी कोई ऐसा है तो नहीं वहाँ इकट्ठी होकर बैठ गई, कैसे बैठ जाएगी यहाँ होके,
इसके अंदर कोई एनर्जी कोई ऐसी तो है नहीं, कोई एनर्जी स्टोर बना रखा हो अपने, यहाँ स्टोर है, आते जाओ बे आते जाओ। क्या करेगी वो एनर्जी? बोलो बोलो। है ऊष्मा तो चलो हो सकता है थोड़ी बहुत हो जाए, एसी से किसी भी तार में होएगी, लेकिन यहाँ तो अपन ने इंडक्टर बना रखा है, इसका प्रेरक। अब देखो हिंट दे रहा हूँ तुम्हें, प्रेरक बना रखा है। क्या बना रखा है इसको? परिनालिका बना रखी है। अब बताओ क्या हुआ इसका मतलब? क्या होगा जब किसी परिनालिका में करंट बहता है, ज़्यादा एनर्जी बहती है, तो क्या होता है, किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है वो? चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि चुंबकीय शक्ति, चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। क्या होगा यहाँ पर? क्या बनेगा? चुंबकीय ऊर्जा क्या बन जाएगी? B इज इक्वल टू म्यू 0 Ni। अबे साइकिल समझ में आई क्या हुआ? लेकिन तो पहले भी तो जनरेट होगी सर, जैसे ईएमएफ लगाएंगे तभी होगी ना फिर। उसमें तो बहुत कम होगी, होगी तो जरूर कम होगी ना, उसके अंदर बहुत कम होगी। उस कम से तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो रख लेगा ना इकट्ठा करके, वो छोटी चलो इतनी सी हो जाएगी, ये इतनी सी चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। पैदा तो होगा ही नेचुरली। किसी भी परिनालिका में अगर करंट बहेगा तो उससे चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो क्या बनेगा? क्या होगा? फ्लक्स। फ्लक्स बनेगा, और फ्लक्स के कारण ही क्या होता है? यस। ये चीज बार बार इसे दोहरा रहा हूं, इससे आपके मन में बैठ जाए कि है क्या चीज, कि हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से क्यों रिलेटेड होता है। ये अलग चैप्टर नहीं पढ़ सकते हम, ये सब चैप्टर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर इस इक्वेशन में हम किरचॉफ लॉ लगाएं तो क्या होगा? लगाओ, कोई बच्चा बता के लगाए। किरचॉफ लॉ अगर इसमें लगा दें तो क्या होगा? सिंपल। क्या होता है किरचॉफ लॉ? समेशन ऑफ EMF इज इक्वल टू 0। दो ही तो है यहाँ पे चीज, एक EMF का स्रोत है, ये कंज्यूम कर रहा है। यहाँ हो जाएगा E, आगे ये विपरीत दिशा में है, माइनस L di/dt इज इक्वल टू 0। किरचॉफ लॉ लगा दिया। इतने छोटा सा, अब इतने बड़े बड़े में लगाना आपने सीखा था, कितने बड़े करो में आप लगा रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। यहाँ इतनी छोटी सी बात है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू L di/dt। E क्या होता है? E0 साइन ओमेगा टी। यहाँ तक किसी के मन में कोई दिक्कत तो बताओ। इसलिए L di क्या लिख सकते हैं? E0 साइन ओमेगा टी dt। कहीं भी किसी स्टेप पे हो तो रोक लेना मेरे को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसलिए di को क्या लिख सकते हैं? E0 अपॉन L साइन ओमेगा टी dt। छोटे समय में। अब हम ये कहना चाहते हैं कि छोटे समय क्यों, हम तो चाहते हैं कि इस पूरे उसमें निकालें, पूरे समय काल में निकाल लें। समय काल क्या है पूरा? यह है ना पूरा समय काल। एक पूरे चक्र को होने में समय लगने वाला समय समय काल कहलाता है। उस दोलन का 11th का सेकंड लास्ट चैप्टर जो अपन ने पढ़ा था। इसलिए आई क्या होगा? E0 अपॉन L इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt। इसको तो कोई बच्चा करके बताएगा या नहीं? साइन ओमेगा टी का क्या होगा?
माइनस E0 अपॉन L कॉस ओमेगा टी अपॉन ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस E0 अपॉन L ओमेगा L कॉस ओमेगा टी। यहाँ तक किसी बच्चे के मन में कोई परेशानी? अब ये मुझे बताओ, अब मैं कहना चाहता हूं कि ईएमएफ और करंट के बीच में कितना फेज अंतर है। अपने ये तो पता था अपने को, E इजिकल टू E0, ये तो ईएमएफ का हो गया एक इक्वेशन। अब ये आया I का, क्या क्या फेज अंतर है निकाल के बताओ। इतने बार इतने चैप्टर्स में किया है, साउंड में किया, लाइट में किया, वेव में किया, सारे चैप्टर्स में अपन करते गए कि फेज अंतर कैसे निकालते हैं, फेज अंतर कैसे निकालते हैं। अगर यहाँ पे इसको देखें तो इसको पहले ही देखें, इसको तो I0 के बराबर होगा, I इजिकल टू I0 समथिंग होगा। तो यहाँ पे I0 लिख लो पहले, I0 इजिकल टू E0 अपॉन ओमेगा एल, I इजिकल टू I0 अपॉन ओमेगा एल। अच्छा, इसको एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखो, इसको और ये जो हमने निकाला था केवल रेजिस्टेंस वाले के लिए, कुछ इसमें बराबर सा दिख रहा है, कुछ चीज़ कुछ लग रहा है, कुछ एक सा है। वो कह रहा है कि बराबर तो हो नहीं सकता, अलग अलग तरह के करंट सर्किट हैं, लेकिन सिमिलरिटी दिख रही है, समानता। समानता क्या दिख रही है कि वो आर क्या कर रहा है, उसमें करंट को रोक रहा था। आर क्या करता है, जब करंट बताओ तो खा जाता है ना उसको, V इजिकल टू आई आर खा जाता है। यहाँ पे ओमेगा एल आया है नीचे, इसका मतलब ओमेगा एल वही रोल प्ले कर रहा है जो कि आर करता है। क्या बात हुई कि ओमेगा एल वही कार्य करता है जो कि रेजिस्टेंस सर्किट में, यानी कि क्या कहते हैं, प्रतिरोध सर्किट में आर द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसका फेज डिफरेंस निकालने से पहले अब ये पॉइंट आ गया, इसको अपन देख लेते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, I0 इज इक्वल टू E0 अपॉन ओमेगा एल, और ओमेगा एल हमने कहा वही काम करता है जो आर। यहाँ पर जब हम प्रेरक के रूप में इसको काम कर रहे हैं तो WL को कहते हैं XL, और इसका नाम होता है प्रतिघात। प्रतिघात का क्या मतलब होता है हिंदी में, हमला है, हमला करना होता है ना, प्रतिघात। वो महिला ने नहीं किया था, उसके बाद एक मूवी आई थी प्रतिघात, जिसके अंदर उसने उसके साथ गलत काम किया था, तो अल्टीमेटली उसने उस खलनायक को अपने छुरे से उसको मार दिया था। बड़ी फेमस मूवी थी ये। तो यहाँ पे यही कोशिश कर रहा है कि भैया तू जितना करंट भेजेगा मैं उसको मारने की कोशिश करता रहूँगा, तो लड़ मेरे से, लड़। उसको आमंत्रण दे रहा है कि तू लड़ मेरे से, ठीक है ना। इसलिए इसको कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात, यानी कि मैं जो माइनस एल डी वाई बाई डी टी पैदा कर रहा हूँ, इससे ई के ऊपर प्रतिघात कर रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पूरे समय पूरे चैप्टर में ये काम आती रहेगी।
अब एक चीज़ देखो यहाँ पे बहुत बहुत सुंदर चीज़ इसके अंदर है कि अगर हम लिखें एक्स एल को, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई एल या 2 पाई बाई 2 पाई न्यू एल लिख सकते हैं इसको। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एसी सर्किट के लिए एक्सएल जो कि प्रतिघात है, ठीक है ना, इज प्रोपोर्शनल टू ठीक है एसी के अंदर ये लग रहा है, यानी कि एसी के अंदर ये प्रतिरोध कर रहा है, प्रतिरोध यानी प्रतिघात कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेरक एसी को रोकने की कोशिश करता है। ये लिख लेना, ये पूरे समय काम आएगा 2 चैप्टरों में। ईएम वेव्स में और इसमें ये एसी को रोकने की कोशिश कर रहा है प्रेरक। अब मान लीजिए हम कहें कि डीसी के लिए क्या कर रहा है, ये कैसे पता लगा सकते हो? कारण रटना कुछ नहीं, डीसी का इसका चेंज, इसका मतलब उसकी आवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि आवृत्ति इसी कारण होती है प्रति सेकंड, साइकिल्स प्रति सेकंड, ठीक है ना, साइकिल प्रति सेकंड। या साइकिल होगी नहीं, क्यों? क्योंकि डीसी तो हमेशा यूं होगा। इसका मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी यहां पर डीसी के लिए चूंकि म्यू इजिकल टू 0, इसलिए एक्सएल कितना होगा 0। एक्सएल 0 हो जाएगा ना यहाँ पे, जैसे न्यू की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 2 पाई न्यू एल यानी कि 2 पाई 0 एल इज इक्वल टू 0, यानी कि डीसी के लिए एक्सएल यानी कि प्रतिघात, अर्थात डीसी के लिए क्या हुआ, इसका मतलब डीसी के लिए प्रतिघात 0 हो गया। इसका मतलब डीसी अगर आएगा तो कहूँगा मैं आई वेलकम, तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम आओ, चलो आगे गुजर जाओ। डीसी के लिए मेरा प्रतिघात 0 है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिजिक्स का। कुछ नहीं होगा, क्योंकि डीसी के लिए ये माना जाएगा कि यहाँ पर 0 रेजिस्टेंस की कोई चीज़ लगी हुई है, एब्सोल्युटली 0 रेजिस्टेंस की। कुछ तो होता ही है, 0 का मतलब 0 नहीं हो सकता, लेकिन अपन अपने पढ़ाई के लिए अपन मानते हैं कि उसको 0 रेजिस्टेंस होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये मन में पक्का रहना चाहिए, और इसका कारण ये है जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा। चलो अब अपन आ जाते हैं उसके ऊपर, फेज डिफरेंस। ये तो बीच में से एक डाइग्रेशन हो गया। अब जैसे ये बच्चा बोला था, कहाँ गया, सचिन बोला था, अपन ने ये निकाला कि i इज इक्वल टू नाउ माइनस I0, क्या हो गया यहाँ पे, i इज इक्वल टू माइनस I0 कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा अपन जब भी निकाल सकते हैं फेज डिफरेंस, जबकि दोनों साइन में हो या दोनों कॉस में हो। याद है ना, ये लिख लो अगर नहीं याद रहे तो चीज़, ये एक फेज डिफरेंस निकालने के लिए दोनों साइन में और दोनों ही कॉस में होने चाहिए, एक ही उनका फंक्शन होना चाहिए, या दोनों साइन हो या दोनों कॉस हो। अब इसको अपन, क्योंकि हमने निकाल रखा है यहाँ पे साइन में है ना, अपन इसको कॉस में कर लेते, या तो इसको कॉस में कर लें, या ये साइन दे रखा है इसको साइन में कर लेते हैं। इसको साइन में करने की कोशिश करते हैं
तो कॉस ओमेगा टी क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसको यहाँ लिखा माइनस I0 साइन 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी। लेकिन अभी भी मुश्किल हो रहा है, यहाँ तो ओमेगा टी है, यहाँ वहाँ 90 माइनस ओमेगा टी है। अब इसको ओमेगा टी को प्लस में लाना पड़ेगा। इससे अगर हम फेज डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो उस ओमेगा टी को प्लस में लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे, हैं? बाहर ऐसे निकल जाता है क्या माइनस कोई? यहाँ देखो, यहाँ देख लेते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी, अगर हम इसको लिखें साइन माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस 90 हो जाएगा। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, जानते हो या नहीं जानते हो? क्यों, याद करो, वो डायग्राम सिखाया था मैंने। हम जानते हैं कि ये रहा माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वहाँ केवल कॉस या सेक पॉजिटिव हो सकता है, साइन नेगेटिव होगा। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होगा, इसलिए माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री बाहर आ गया। इसलिए अब आई क्या हो गया, इसलिए आई इज इक्वल टू माइनस माइनस पॉजिटिव हो गए, I0 साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब देखो, साइन साइन हो गया, ओमेगा टी प्लस था, यहाँ पे वो प्लस था। अब ये अपना दो इक्वेशन क्या हो गई, I इज इक्वल टू ये और E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। इन दोनों में कालांतर कितना है, नाइन्टी डिग्री एवं 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 E के कोण से कम है 90 डिग्री। ये ना, यहाँ ओमेगा टी माइनस, ओमेगा टी में से माइनस कर रहे हैं, एवं E के कला कोण से नाइन्टी डिग्री कम है। समझ में आई बात? आई समझ में? अब इसका अगर अपन फेजर डायग्राम बनाएंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। हमने क्या सीखा था, सबसे पहले क्या बनाएंगे, ई। ये बार बार इसलिए बताता हूँ, इससे बिल्कुल मन में आपके कंठस्थ हो जाए। ई टी जीरो पे क्या होगा, E0 होगा, ठीक है ना। इसको अगर अब यहाँ 0 है तो अब 4 हिस्सों में बांट लो, π/2 पाई 3π/2 एंड 2π। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा ई का कर्व, ठीक है। आई के कर्व में हमने क्या कहा, 90 डिग्री है और इससे पीछे है 90 डिग्री। इसका मतलब जब ये उच्चतम प्राप्त करेगा उसके 90 डिग्री बाद, यानी कि एक काल बाद, करंट अपना उच्चतम
वैल्यू प्राप्त करेगा। वो कैसे दिखाओगे इसके अंदर? सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, क्यों क्वेश्चन एग्जाम में थोड़े फर्क आते हैं ना बेटा, जो अपन कर रहे हैं उससे फर्क आएंगे, थोड़ा दिमाग लगाना जरूर चाहिए। हम क्या कह रहे हैं, जब इसका पीक यहाँ पे हुआ है, ये है ना, तो इसका पीक यहाँ होना चाहिए, इन दोनों बीच में 90 डिग्री का फर्क है। इसका पीक यहाँ होता तो आई का पीक यहाँ होना चाहिए था। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ इसका पीक, इसका 0 है, इसका मतलब यहाँ पीक होना चाहिए ना इसका। अब बताओ, इतना हिंट दे दिया, बता, ये मत सोचो। अभी तो ये देखो कि जब ये अगर 90 डिग्री बना रहा है, अपन ने इसलिए ई को तो आधार बनाना था ना, कि जब ये ई अधिकतम कर रहा है उसके 90 डिग्री बाद करंट अपना अधिकतम करेगा। तो मान लीजिए इसके बाद यहाँ पे करेगा करंट, और करंट इससे कम होता है, मान लो करंट यहाँ पे कर रहा है, सिंपल, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अपन जब 12 कह रहे हैं कि वो उसके 90 डिग्री बाद पर अधिकतम प्राप्त करेगा, तो जब ये यहाँ प्राप्त कर रहा था तो इसके 90 डिग्री बाद ये था, तो यहाँ प्राप्त करेगा बेटे। अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल अच्छे से, कोई इशू नहीं है। अपन सारा चैप्टर आज कंप्लीट करना नहीं आवश्यक है। फिर ये यहाँ पे क्यों आया है? ये तो इससे पहले आ गया पीक, इससे पहले आगे बढ़ा दो, इसका मतलब ये यहाँ जाएगा, जबकि ये क्या कर चुका होगा, 90 डिग्री पहले ही अपना अचीव कर चुका होगा। इसको अगर हम उसके ऊपर देखें, अपने गोले वाला बना के देख लेते हैं अब। माइंड मत करना, थोड़ा सा डायग्राम ऐसे ही बन गया, और इसका बना करंट का बन गया ये तो करंट का बन गया, और ये बन गया ईएमएफ का। ओके, अब बताओ फेज़र कहाँ है मेरे? कौन बच्चा बताएगा कि फेज़र एट टाइम टी कहाँ पर हैं? टाइम कोई सा भी टाइम टी, चलो आपकी सहायता कर देता हूँ। अगर मान लीजिए टाइम टी ये ले लिया आपने, यस यस, पहले अपन क्या करते हैं, ई का बनाते हैं। ये पॉइंट पे ई को यहाँ काट रहा है, इसको प्रोजेक्शन इस पे ले जाएंगे, इस पे ले गए बड़े वाले पे, ये बन गया हमारा ई का। सरल तो है, ई का फेज़र बन गया। अब इसके 90 डिग्री पीछे, इसका मतलब ये जो आ रहा है यहाँ पे कट रहा है, ये काट रहा है ना यहाँ पे, ये तो ये यहाँ काटा, यानी कि क्या हुआ, ये हमारा आई का हो गया। अगर हम इसको सिंपल वाले फॉर्म में बनाएं तो, जो आपको बना सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, पहले आप बनाइए ई का
फटाक से बन जाएगा। बड़ा बना लिया ई का, ई इसका मतलब यहाँ से 90 डिग्री, ये ध्यान रखिएगा, ये बार बार बता रहा हूँ मैं आपको एक चीज़। ये हो गया ओमेगा टी। अब क्या कह रहा है ये, ओमेगा टी में से 90 डिग्री घटाना है। तो ओमेगा टी तो यहाँ पहुँच गया, इसमें से 90 डिग्री घुमाना है। यानी कि ओमेगा टी तो बना दिया हमने, ई बना दिया, उस ई के उसमें से 90 डिग्री कम करना है, ई के कोण में से 90 डिग्री कम करना है। तो हमने ये जो ओमेगा टी बनाया था यहाँ पहुँच गए। अब इसमें से 90 डिग्री कम करना है, यानी यहाँ से 90 डिग्री नहीं करना है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं बच्चे, इसको 90 डिग्री बना देते हैं एंड उनको मिलता है 0। इसलिए मैं बार बार इसके निशान की बात कर रहा था। ये ई ओमेगा टी पे पहुंच गया, इससे 90 डिग्री पीछे, यानी कि 90 डिग्री उसमें से घटा रहे हैं, यानी कि ओमेगा इसके ई के ओमेगा टी में से 90 डिग्री घटा रहे हैं। ये एग्जाम के लिए हिंट्स हैं, ये किसी किताब में आपको नहीं सिखाएंगे ये। तो अपने को क्या करना है, ओमेगा टी और ओमेगा टी में से 90 डिग्री घटा देना है। तो 90 डिग्री कौन सा कोण हो गया, यानी कि अब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का अंतर है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का अंतर है। ये फेजर डायग्राम से इसको सिखाया जाता है। बोलो बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि ये आएगा जब भी अपन, अभी तो अपन अलग अलग कर रहे हैं, अपन ने एल किया और आर किया, फिर अब नेक्स्ट स्टेप आएगी एल और आर को जोड़ देंगे, फिर एल और सी को जोड़ देंगे, फिर आर और सी को जोड़ देंगे, फिर तीनों को जोड़ देंगे, एल सी आर सर्किल जिसको कहते हैं। वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, 1-2 सप्ताह लगेंगे, लेकिन ये बेसिक फंडामेंटल समझ में नहीं आया तो बहुत मुश्किल है। ओके, अगर ये आ गया तो आप ये मुझे बताओ कि प्रेरक के अंदर जो हमने ऊर्जा भेजी, ऊर्जा जब बात कर रहे थे ना, ऊर्जा भेजनी पड़ेगी जो कि मैग्नेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, वो ऊर्जा कैसे निकालेंगे? ऊर्जा होती क्या है पहले तो बताओ। पावर से निकलेगी ना पहले, शक्ति से। शक्ति क्या होती है पहले बताओ, ऊर्जा क्या होती है? किया गया कार्य। ऊर्जा क्या कार्य अपने बहुत बार सीख चुके हैं ना, जो कार्य करते हैं वही तो ऊर्जा है। और बल क्या होता है? बल क्या होता है? कार्य प्रति यूनिट टाइम। ये फोर्स को करते हो आप, इसको बल की जगह मैं लिखता हूं शक्ति। दम, कार्य प्रति समय। जैसे बल लिखता हूं आपको फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन काउंट करने लग जाते हैं। शक्ति, पावर, जिसको कहते हैं पी। हैं 5 मिनट में? तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, क्या करना है मुझे? तो मुझे कुछ रोकना है अभी? कर सकता हूँ, थैंक यू। तो अपन कह सकते हैं कि P क्या होता है? W अपॉन समय, यानी कि T। अगर पूरी साइकिल का निकालें तो W/T। अब मुझे निकाल के बताओ इसमें एनर्जी कैसे निकालोगे? अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ और हिंट दे देता हूँ आपको। अपन ये भी जानते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होता है? I² R
इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, वी आर, क्या कहते हैं, वी आई, वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई स्क्वायर आर हो गया। तो अगर हम यहाँ कहें तो इस वाले केस में क्या होगा, आई तो आई रह जाएगा, वी क्या होगा, कौन बच्चा बताएगा? एनर्जी हम दे रहे हैं अब सर्किट में, इसके अंदर लगाना पड़ रहा है दम, किस चीज़ के लिए, माइनस इसके विरुद्ध, इसके विरुद्ध, प्लस तो छोड़ दो, अभी तो इसकी बात कर रहे हैं, माइनस ई, ठीक है ना, इसके विरुद्ध लगा रहे हैं ना अपन एनर्जी। यही तो अपने से लड़ाई झगड़ा कर रहा था यहाँ पे, इस ई से झगड़ा यही तो कर रहा था, जो इसके अंदर पैदा हो रहा था वही झगड़ा कर रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटू माइनस ई, तो आपकी क्या हो गया, अब बताओ डी डब्ल्यू क्या होगा, वर्क, वर्क इज एनर्जी। अब हम मांग रहे हैं ना एनर्जी क्या होगी, एनर्जी, इसके अंदर एनर्जी कितनी देनी पड़ी हमें, एनर्जी इतनी देनी पड़ी जितना उसको कार्य करना पड़ेगा, यानी कि इसको कितना दम लगा के यहाँ पे पहुँच, कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी यदि इस करंट को हम आई को I0 तक पहुँचाना चाहें, तो वह आवश्यक ऊर्जा, इसको बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, इसको लिख भी देता हूँ, इससे आपको, हमें क्या निकालना है, वह ऊर्जा जो कि I को I0 तक पहुंचाने में लगेगी। यानी कि क्या होगा, यह ऊर्जा कहाँ जाएगी, यह ऊर्जा प्रेरक में इकट्ठी हो जाएगी, फिर क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगी, चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होगी, चुंबकीय, यह चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होगी, और ये क्या करेगी, फिर क्या करेगी, चुंबकीय ऊर्जा को जाके फ्लक्स पैदा कर देगी, और फ्लक्स पैदा करेगी तो क्या होगा, प्रेरकत्व पैदा हो जाएगा, फ्लक्स पैदा करेगी एवं तत्पश्चात, ये वैसे याद रहना चाहिए, मुझे याद, आपको याद हो सकता है, मेरा तो दिमाग भी वैसे कमज़ोर हो चुका है, तत्पश्चात फ्लक्स क्या होगा, स्वयं प्रेरकत्व पैदा होगा। अब बताओ भैया कितना कार्य है, यानी कि कितनी ऊर्जा, छोटी सी चीज़ है, 4 लाइन की भी नहीं है, ये पहले अपन कर भी चुके हैं, आपको याद करो, जब प्रेरकत्व का चैप्टर कर रहे थे अपन ने किया था इसको। उसी इक्वेशन को अगर हम देखें तो डी डब्ल्यू क्या होगा, डी डब्ल्यू क्या है, पी डी टी, पी डी टी पी डी टी है या नहीं है, और पी का मान क्या निकाला था अपन ने, माइनस आई डी टी, और ये ई क्या था, माइनस एल, इधर देख इधर देख इधर देख, माइनस
dt से dt कट गया तो क्या बचा, I L di। अब मैं क्या कह रहा था कि मुझे कहाँ से कहाँ करंट पहुँचाना है, 0 से I0 तक पहुँचाना है, उसके लिए ऊर्जा, इसलिए धारा को I से I0 तक है बेटा, 0 क्या, I मतलब किसी भी समय मान लो ना, मतलब कोई सा भी समय मान लो, वो t तो कभी भी 0 रख सकते हो आप। अपन टी तो ऐसे रहते हैं ना, 0 से मान लेते हैं, 0 में सब बड़ा इजी हो जाता है और फिर एग्जाम में परेशानी हो जाएगी। 0 में तो टी 0 हर चीज़ 0 होती है, ई भी 0, आई भी 0, सब 0। तो आप कहोगे यार ये क्या हो रहा है, टी ले लो जनरल, उसके बाद तो आप कुछ भी रख सकते हो वैल्यू, आई से I0 तक पहुंचाने के लिए। और जैसा कि अभी भैया ने कहा, अपन इसको कहें 0 से I0 ले लो, और भी इजी हो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा मेरे लिए। 0 से I0 तक पहुंचाने के लिए इसको या कर लेते हैं, या ये इससे तो इजी कुछ हो ही नहीं सकता। कितना होगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I L di 0 से I0 तक। सिंपलेस्ट, ये तो ईजीएस्ट हो गया। तो अपन ने L बाहर निकाला, 0 to I0 I di, क्या लिख सकते हैं इसको, L I का क्या होगा इंटीग्रेशन, I का इंटीग्रेशन केवल I स्क्वायर, I स्क्वायर बाई 2 बेटे, I स्क्वायर बाई 2, 0 से I0 कितना हो गया, L I0 स्क्वायर अपॉन 2, वर्क यानी कि एनर्जी यानी कि U। यानी कि इतनी ऊर्जा इस स्रोत को भेजनी पड़ेगी यदि वो इस वाले प्रेरक में करंट बहाना चाहता है। क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, ये दे देंगे, प्रेरक दे देंगे आपको, कुछ भी उसकी वैल्यू कुछ भी झूठ मूठ रख देंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उसका। जबकि इस प्रेरक के अंदर हम श्रृंग करंट भेजना चाहते हैं 10 एम्पियर का, ठीक है, उसके लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अपने कुछ नहीं करना है, L I स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अच्छा, अब एक और मज़ेदार बात है कि जब ये ऊर्जा इसने भेज दी, वो I0 पे चलने लग गया, ऊर्जा भेजी और I0 पे चला, इसका क्या मतलब हुआ, बहुत सरल चीज़ें हैं सारी। अपन ने क्या निकाला कि ऊर्जा क्या होती है, VI, शक्ति क्या होती है, PI। शक्ति क्या थी, शक्ति मतलब पावर, पावर क्या थी, VI। अब ये ऊर्जा जब फ्लक्स बना दिया और फ्लक्स जब आने के बाद उसने प्रेरकत्व पैदा कर दिया, और प्रेरकत्व पैदा कर दिया तो इसका मतलब वापस उसकी वैल्यू कम होने लग गई, I0 की वैल्यू, अब उसने प्रेरकत्व बना दिया ना, I0 के मुकाबले प्रेरकत्व बना दिया, अब वो प्रेरकत्व फिर उसको
आई की वैल्यू को कम करना शुरू कर देगा। जब ही आई की वैल्यू कम हो जाएगी, इसका मतलब जो ऊर्जा इकट्ठी करी थी वो वापस स्रोत की तरफ बहने लग जाएगी। क्या बोला मैं? कंसेप्ट समझे या नहीं? वापस समझो, एक मिनट। अभी अपने भाग्य अच्छा है 5 मिनट टीचर साहब नहीं आए। अपन ने कहा डायग्राम देखो इतना सा, इतने सारे चित्र बनवा दिए इस एक छोटे से डायग्राम ने, जबकि इसके अंदर कोई वो नहीं था। अपन क्या कह रहे थे कि इसके अंदर, अब इसको एक बार समरी कर लेते हैं मैडम, ओनली 1 मिनट। इसके अंदर E = E0 sin ओमेगा t था। यहाँ एक प्रेरक लगा हुआ है, इसने इसके अंदर इस EMF को भेजने की कोशिश की, यानी कि करंट भेजने की कोशिश की। ये चाहता है कि मैं तो अपना उच्चतम करंट वहाँ तक भेजूँ, क्योंकि उसने कहा यार रेजिस्टेंस वाले में तो पूरे भेजने की कोशिश करता है, वो I0 पूरा आखिर तक आई रह जाता है। तो मैं भी वही करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो जैसे ही यहाँ पे करने की कोशिश करता है तो उसके अंदर प्रतिघात होता है, और प्रतिघात के कारण वो इसका विरोध करने लग जाता है। इस विरोध के बदलने के लिए, इस विरोध से लड़ने के लिए उसको अपनी एक्स्ट्रा सेना चाहिए, तो वो उसके अंदर ऊर्जा भेजता है। उस ऊर्जा भेजने से इसको काउंटर करता है वो, और वो करंट की वैल्यू I0 तक पहुंच जाती है। जब करंट की वैल्यू I0 तक पहुंच जाती है, उस समय क्या हो जाता है? EMF 0 हो चुका होता है, यानी कि उसकी शक्ति डाउन हो चुकी होती है। जब उसकी शक्ति डाउन हो चुकी होती है तो I0 की वैल्यू कम होनी चाहिए होती है। अब उसके दम ही नहीं रहा, अब वो कैसे I0 को मेंटेन करे? उसने खुद की शक्ति खो दी, कहाँ से लाएगा ऊर्जा? इस बिंदु पे देखो ना क्या हुआ, इस बिंदु पर E की वैल्यू 0 हो गई, अब तो डाउन है, तो अब वो I0 बेचारा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। अब I0 कम होना शुरू हो जाएगा तो जो ऊर्जा इसके अंदर इकट्ठी हो गई थी, जो फ्लक्स बन गया था जिसके कारण, वो ऊर्जा वापस EMF की तरफ देने लग जाएगा। वो कहेगा डर मत, इतना मत डर, मैं तेरे को तेरी ऊर्जा वापस देता हूँ। और ये बहुत शैतान है, जैसे ही इसको पता चला इसके पास ऊर्जा आई, इसने कहा अच्छा अब मेरे पास तो ऊर्जा आ गई है, अब यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में आई ना, अब ये ऊर्जा आके बढ़ना शुरू हो गया करंट, ये I0 तक। अब मैं फिर उसको I0 तक बढ़ाऊंगा, भले नेगेटिव वैल्यू में बढ़ाऊंगा, लेकिन I0 तक बढ़ाऊंगा। तो I0 तक जब बढ़ाएगा तो यहाँ पे फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये लड़ाई कंटिन्यूस चलती रहती है। इसका मतलब AC सर्किट के अंदर जितनी ऊर्जा हम देते हैं, उतनी ही ऊर्जा दूसरे हिस्से में वापस स्रोत को दे दी जाती है। जितनी ऊर्जा स्रोत से ली गई करंट को I से I0 तक पहुंचाने के लिए, जितनी ही ऊर्जा प्रेरक वापस दे देता है स्रोत को। क्योंकि यहाँ ये याद रखना, ये सर्किट को बना लोगे एकदम ध्यान आ जाएगा आपको कि यहाँ पर EMF की वैल्यू तो हो गई 0, करंट अभी भी ज़्यादा था, तो यानी कि ये बॉस हो गया। तो ये जैसे ही इसने ओवर पावर किया इसको, और ये पूरा अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में वो साइकिल पूरी होनी शुरू हो गई। तो ये प्रेरक का सिद्धांत है। बताओ, खुद सोचो, सिंपल है। I की वैल्यू रखो ना, I की वैल्यू रखो I0 sin ओमेगा t, तो बदल जाएगा आपको, टाइम के साथ बदल रहा है नहीं बदल रहा है। di/dt का मतलब क्या है? करंट की वो वैल्यू जो कि बदल रही है ना, ये EM की वैल्यू कम होती जा रही है ना, ये टाइम के साथ ही तो कम हो रही है। बदलने का मतलब कम हो रही है। प्रेरक में EMF जनरेट हो रहा है ना, ये इसका विरोध करेगा। अब जब कम होने लग गया था करंट, तो ये कोशिश करेगा, क्या करेगा? कोशिश ज़्यादा करने की, यानी कि ये किधर कनेक्ट होगा? प्लस। अब क्या होगा? किस डायरेक्शन में पैदा होगा? अपन ने सीखा था, कल सीखा था, नहीं सीखा था कि अगर स्विच को हम ऑफ कर दें करंट उसको, तो करंट तो कम होने लग जाएगा।
तो इंडक्टर उल्टा काम करना शुरू कर दे, वो करेगा नहीं 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 तू कम मत हो, खेलता रहे मेरे साथ, ऐसा नहीं है कि तू अपना अलग बैठ के मर के बैठ जा, मैं अपना अलग, आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलता रहना चाहता हूँ। तो वो कहेगा नहीं नहीं तू वापस आ, तो ये उसी डायरेक्शन में बहना शुरू करेगा और कोशिश करेगा कि जब बल्ब बुझते बुझते भी ज़ोर से जलने लग जाएगा। किसी दिन तुम्हारे स्कूल में मैं आऊँगा जब दिखाऊंगा वहाँ पे, ठीक है, तुम्हारे स्कूल में आऊँगा जब दिखाऊंगा उसका करना। इंडक्टर होना चाहिए बेटा उसमें लगा हुआ, इंडक्टर नहीं होगा तो नहीं जाओगे, इंडक्टर वाला सर्किट होना चाहिए, साधारण सर्किट नहीं। इसमें तो चोक होता है, चोक क्या होता है, कैपेसिटर, कैपेसिटर होता है इसके अंदर, लगाते हैं ना अपन, क्या करते हैं, क्या कहते हैं उसको आप हिंदी में, चोक, स्टार्टर, गांव की भाषा में कहते हैं स्टार्टर। तो सर वो वाइट वाले लट्टू होते हैं उनमें जलता वो वाइट नहीं, किसी में भी, जो पीले वाले होते हैं जिसमें फिलामेंट दिखता है, फिलामेंट दिखता है उसका इंडक्टर के सर्किट में लगा दो। यानी कि यहाँ पर ये वाला सर्किट था, मान लो, तो इस जगह बल्ब लगा दो, यहाँ बल्ब लगा दो, इस जगह बल्ब लगा के देखो। अगर आप कोई सा भी तांबे का तार ले लो, तांबे का तार लोगे तो बहुत सारा म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हो जाएगा, क्योंकि एक जो चक्र होगा वो दूसरे चक्र के साथ बहुत सारा म्यूचुअल इंडक्टेंस करने लग जाएगा हमेशा। इसलिए जो कवर हुआ, पता आप जितने भी लैब में देखा होगा आपने, हमेशा कवर हुआ तांबे का तार होता है, जिससे वो अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि अन्योन्य प्रेरकत्व पैदा कम से कम करेगा तो फिर भी, लेकिन कम से कम उसका असर हो। इसलिए अपन ने जब वो डायग्राम कल पैरेलल का बना के देखा था, तो क्या किया था हमने, इनको दूर रखने की कोशिश की गई थी, अपन ने दूर रखा था ना इनको, ये मान के चल रहे थे कि ये इसके ऊपर अन्योन्य प्रेरकत्व नहीं पैदा कर पा रहा है, केवल स्वयं प्रेरकत्व कर रहा है। किसी को समझ में नहीं आया तो बता दो, समझ में आ गया कि इंडक्टर कैसे काम करता है? बस ये याद रखना, कैसे खेलता है, लड़ता है, झगड़ता है, ये इससे हमेशा याद रहता है चीज़ों से, ठीक है ना। मतलब वो ये चाहता है बेटा तू जा भी मत, तेरे से लड़ूंगा भी, बढ़ने भी नहीं दूंगा और कम भी नहीं होने दूंगा, तू मेरे साथ यहीं पे बैठ के खेलता रहे बस, ठीक है, ओके, थैंक यू।